स्टूडेंट्स, इस नेचर में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी फिनोमिना हो रहा है, उसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी में कोई कमी या कोई इजाफा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, हम ये फूड खा रहे हैं, इस फूड के अंदर केमिकल एनर्जी है। इस फूड ने बॉडी को केमिकल एनर्जी सप्लाई की। फिर हम अपने डेली के रूटीन के काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं असल में क्या कर रहा हूं? मैं इस फूड से ली जाने वाली केमिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसी तरह उसी केमिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा मैं चलने फिरने में यूज कर रहा हूं, यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं। और उसी एनर्जी का कुछ हिस्सा यूज करके मैं इस बॉल को ऊपर हवा में फेंकता हूं, यानी मैंने अपनी केमिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा मैकेनिकल एनर्जी की कौन सी काइंड में कन्वर्ट किया? काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी फिर बाद में मुसलसल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जैसे जैसे ये बॉल हाइट को गेन कर रहा है। और वो सारी काइनेटिक एनर्जी वापस पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। और जैसे ही बॉडी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम यानी जीरो हो जाएगी। अब जैसे ही ये बॉडी नीचे आना शुरू करेगा, तो अपनी उसी पोटेंशियल एनर्जी को जो उसने गेन की थी, उसको यूज करके ये नीचे आ रहा है। और नीचे आते आते इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। कभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है और कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यही नेचर का कानून है और इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने इसी लॉ को, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, हमने थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूव करना है। आज हमारा चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 8 है और हमारे टॉपिक का नाम है इंटर कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी में ना इजाफा किया जा सकता है, ना कमी की जा सकती है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने इसी लॉ को आज एक एग्जाम्पल की मदद से प्रूव करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल वही है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि फर्ज कर लें हमने एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, वो बॉल ऊपर गई और फिर ऊपर से वापस ग्राउंड पे आके गिर गई। हम ऐसा करते हैं, बॉल की ऊपर वाली मोशन की डिस्कशन की बजाय केस को सिंपल करने के लिए हम बॉल की सिर्फ नीचे वाली मोशन को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्ज कर लें हम इनिशियल पॉइंट कौन सा ले रहे हैं? टॉप मोस्ट पॉइंट। यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हमने इस ऑब्जेक्ट जिसके मास को स्मॉल m से जाहिर किया जा सकता है, इसको हमने रेस्ट से ड्रॉप किया है, यानी मैं सिर्फ डाउनवर्ड मोशन को कंसिडर करने वाला हूं। इनिशियल पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट को मैं पॉइंट ए का नाम दे देता हूं। जैसे ही ये बॉल या ये ऑब्जेक्ट नीचे फॉल करना शुरू कर देगा, एक और बात आप याद रखें कि हमने बॉल को जोर से नीचे की तरफ नहीं फेंकना, हमने बॉल को जस्ट ड्रॉप करना है। इस ऑब्जेक्ट को जस्ट हमने ड्रॉप करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने का मतलब ये है कि उसको इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दी जाए और उसको अलो किया जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से फॉल करे। तो यहां भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। इनिशियल पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां पर पॉइंट को मैंने पॉइंट ए से जाहिर कर दिया। वहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वो कितनी है? 0, क्योंकि हम इसको रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हैं। और फिर ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे अपनी मोशन को फॉलो करता हुआ जमीन की तरफ बढ़ है। फर्ज कर लें जमीन की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं रास्ते में दरमियान में कहीं करके, दरमियान में एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक और इमेजिनरी पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं और वो है, फर्ज कर लें, पॉइंट बी। ये रास्ते में पॉइंट बी से गुजरा। पॉइंट बी से गुजरते हुए इसकी जो जमीन से हाइट थी वो कितनी थी?
ये भी हम देख लेते हैं। देखें, पॉइंट ए पर जब ये था, इसकी टोटल हाइट को अगर मैं एच से जाहिर करूं, एच से, और ए से बी तक आते हुए इसने जो डिस्टेंस कवर किया, फर्ज कर लें उसको हम स्मॉल एक्स के साथ जाहिर कर देते हैं। तो जिस वक्त ये पॉइंट बी से गुजर रहा था, इस वक्त इसकी जमीन के लिहाज से हाइट क्या होगी? जाहिर बात है, टोटल हाइट को हमने एच से जाहिर किया है, उसमें से एक्स को माइनस करेंगे तो आपके पास एच माइनस एक्स, यानी इस वक्त पॉइंट बी से गुजरते हुए इसकी जमीन से हाइट आ जाएगी एच माइनस एक्स। साथ ही साथ पॉइंट बी को ये फॉलो करेगा, उसको क्रॉस करेगा, साथ ही ये पॉइंट सी तक पहुंच गया। पॉइंट सी जो है ये बिल्कुल जमीन से टकराने से थोड़ी ही देर पहले का पॉइंट है, यानी पॉइंट सी पर जब ये पहुंचा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फर्ज कर लें इसने जमीन से टकरा जाना है। इसका मतलब है पॉइंट सी बिल्कुल जमीन के ऊपर ही है, ग्राउंड लेवल पर ही है। तो इसलिए मैं पॉइंट सी की हाइट को क्या कंसिडर करूंगा? 0। और पॉइंट बी से जब ये गुजर रहा था उस वक्त फर्ज कर लें इसकी वेलोसिटी को मैंने वी बी से जाहिर कर दिया, और जिस वक्त ये पॉइंट सी पर पहुंचा इस वक्त मैंने इसकी हाइट को हाइट कह रहा हूं, स्पीड को वी सी से जाहिर कर दिया। अब थोड़ी ही देर में इसने जमीन से टकरा जाना है और ये जमीन से टकरा गया है। ठीक है, मैं इस सारी सिचुएशन को एक दो बार फिर रिपीट करता हूं, एनिमेशन में आपको दिखा देते हैं। स्टार्ट इसने किया पॉइंट ए से, यहां से हमने इसको ड्रॉप किया, पॉइंट ए से गुजरते गुजरते रास्ते में ये पॉइंट बी पर पहुंचा, पॉइंट बी से गुजरते हुए पॉइंट सी पर पहुंचा। पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी आप देख सकते हैं वी ए के नाम से जाहिर की हुई है, जो 0 थी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहां हमने ड्रॉप किया। पॉइंट बी से गुजरते हुए इसकी वेलोसिटी वी बी थी, और पॉइंट सी पर आते आते इसकी वेलोसिटी वी सी हो चुकी है। ये सारी सिचुएशन है जो एनिमेशन में आप देख रहे हैं। अब हमारा क्या काम है कि हमने इन तीनों पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, और हम अपनी डिस्कशन के थ्रू ये साबित करेंगे कि जैसे जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड लेवल यानी जमीन की तरफ आ रहा था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन अगर हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम निकालेंगे यानी टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे तो उसका आंसर पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर हर जगह सेम आएगा, जिससे हम ये बात साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो हो सकती है लेकिन टोटल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आती। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्ज कर लें मैं यहां पर एक छोटी सी हेडिंग लिख देता हूं, एट पॉइंट ए, यानी जिस वक्त हमने इसको पॉइंट ए से ड्रॉप किया था। तो सबसे पहली बात तो ये कि पोटेंशियल एनर्जी की यहां पर वैल्यू क्या होगी? एम जी एच। एच क्या है? जो इस वक्त इसकी ग्राउंड लेवल से हाइट है। सो सिंपल। और गौर करें यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मैक्सिमम है क्योंकि हाइट मैक्सिमम है। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी को मैं कैसे जाहिर कर सकता हूं? मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी ए का स्क्वायर। वी ए क्या है? स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए, और चूंकि पॉइंट ए तो इनिशियल पॉइंट और यहां से हमने इसको ड्रॉप किया था तो यहां तो वेलोसिटी 0 थी, तो मैं वी ए की जगह लिख दूंगा 0। तो इसलिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी आपके पास बन गई 0, के पास बन गई 0। सो पोटेंशियल एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम यानी mgh है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम यानी 0 है। अब हम चलते हैं A से B की तरफ, और छोटी सी मैं हेडिंग लिख देता हूं, एट पॉइंट B। जब ये पॉइंट B पर पहुंचा, साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि A से B तक आते आते इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, जो मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था, x डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब पॉइंट बी की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है एम जी इंटू हाइट। अब यहां पर हाइट की जगह क्या आएगा? एच माइनस एक्स, जो मैंने शुरू में डायग्राम में आपको समझा दिया था। तो यहां पे आपके पोटेंशियल एनर्जी बन गई एम जी ब्रैकेट्स के अंदर एच माइनस एक्स। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं तो वो बन जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स। ये है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब गौर करें पोटेंशियल एनर्जी जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर थी वो थी mgh। यहां आते आते mgh में से कुछ कमी आ गई, और वो कमी कितनी है? mgx, यानी ये फैक्टर कम हो गया है। अब हम ये देखते हैं कि ये mgx गया किधर।
उसके लिए हम पॉइंट बी पर आते आते या पॉइंट बी से गुजरते हुए इस वक्त इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी वो फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का यहां पर फॉर्मूला होगा हाफ एम वी बी का स्क्वायर, राइट, हाफ एम वी बी का स्क्वायर। इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहां पर हमें कुछ वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर में, आप देखिएगा। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं पॉइंट ए से अपनी मोशन को स्टार्ट करता हूं और पॉइंट बी पर आके मैं डिस्कशन कर रहा हूं, तो इस सिचुएशन में इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, वो तो होगा पॉइंट ए, ठीक है जी। तो फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, जाहिर बात है क्योंकि इस वक्त हम पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, सो फाइनल पॉइंट राइट नाउ इज पॉइंट बी। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, अब मैं नीचे वो साथ साथ लिख भी देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वी आई इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू 0। ये इनिशियल पॉइंट पे यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इसी तरह अगर मैं यहां पर फाइनल वेलोसिटी की बात करूंगा तो फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, वी एफ इज इक्वल टू वी बी, यानी इस पॉइंट पे इसके पास जो वेलोसिटी थी इज इक्वल टू यही फाइनल वेलोसिटी यानी वी बी हमने फाइंड करनी है। मुझे एक बात बताएं, ए से बी तक आते आते उसने डिस्टेंस यानी एस कितना कवर किया है, एस यानी डिस्टेंस कवर किया उसने एक्स, ठीक है। और ये बताएं कि नीचे आते आते एक्सेलरेशन कितना था, चूंकि ये फ्री फॉल कर रहा था तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए वाई इज इक्वल टू जी। ये बात हम प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर 3 में भी देख चुके हैं। अब यहां पर जनाब मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहां पे a के साथ ए वाई आ जाएगा, ठीक है। 2ay(s) इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब ए वाई कितना है, वो तो g के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2g, s की जगह क्या आएगा x, जितना डिस्टेंस उसने फॉल किया a से b तक आते आते, और वी एफ की जगह क्या आएगा वी बी का स्क्वायर। इसी तरह वी आई की जगह क्या आएगा, वो तो 0 है क्योंकि वी आई इज इक्वल टू वी ए, वो 0 है, ये हम पहले ही लिख चुके हैं। तो आपके पास वी बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2gx। अब ये जो वी बी स्क्वायर की वैल्यू है इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। जरा गौर करें, मैं एरो लगा के आपको समझा देता हूं। सीधा मैं इसको ले गया इक्वेशन नंबर 1 में वी बी स्क्वायर की जगह। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, यानी काइनेटिक एनर्जी के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में मैं बी लिख देता हूं, इज इक्वल टू हाफ एम, और यहां वी बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2gx। अब देखिए ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल हो गए, तो आपके पास mgx बच गया। इसका मतलब है पॉइंट बी पर आते आते उसने काइनेटिक एनर्जी कितनी हासिल कर ली है, mgx। और गौर करें यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी वो mgh माइनस mgx थी। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में टॉप मोस्ट पॉइंट से पॉइंट बी तक आते आते जितनी कमी आई है काइनेटिक एनर्जी में उतना ही इजाफा हो गया। अब ये बात तो हमें समझ आ गई कि ए से बी तक आते आते पोटेंशियल में जितनी कमी आई काइनेटिक में उतना इजाफा हो गया, यानी पोटेंशियल का कुछ हिस्सा कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। अब हम अपनी इसी बात को थोड़ा और साबित करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम पॉइंट सी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, मैं पॉइंट बी से सीधा पॉइंट सी तक आके डिस्कशन शुरू करने लगा हूं। अब मुझे एक बात बताएं, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट सी पर पहुंच गया, इसने अपनी मोशन को स्टार्ट कहां से किया था, सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था, वो तो पॉइंट ए से स्टार्ट किया था। तो पॉइंट ए से अगर मैं पॉइंट सी तक की अगर बात करूं तो ए से सी तक आते आते उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है जितनी इसकी टोटल हाइट थी। ये बात भी आप जहन में रखिएगा, यानी अब डिस्टेंस की जगह x नहीं आएगा, अब डिस्टेंस की जगह h आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनिशियल पॉइंट। अब यहां पर हम इनिशियल पॉइंट क्या लेंगे, इनिशियल पॉइंट आप यहां पर लेंगे पॉइंट ए, और फाइनल पॉइंट अब हम लेंगे पॉइंट सी। इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वी आई इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू, वो कितनी होगी 0, लेकिन फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसका नाम हम क्या रखेंगे, वी सी, और यहां पर यही हमें फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्विकली मूव करता हूं
जैसे हमने हेडिंग लिखी थी पॉइंट बी की, अब हम हेडिंग लिख लेते हैं पॉइंट सी की। यहाँ के लिए जो जो चीज़ें हमें पता है वो हम लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी वो क्या होगी, क्योंकि हाइट 0 हो चुकी है, वो ग्राउंड लेवल के बिल्कुल साथ आ गया ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी 0 आ गया। कैनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी किसके इक्वल आएगा, हाफ mvc का स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, क्योंकि यहां भी हमें v स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसको कट कर दीजिएगा। अब हमने क्या करना है, हमने यहां भी सेम वैसे ही डेरिवेशन करनी है जैसे मैंने पॉइंट बी के लिए की थी। यहां देखें, इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू va इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी की जगह क्या आएगा, vf इज इक्वल टू vc। अब फाइनल पॉइंट c था तो फाइनल वेलोसिटी की जगह vc आएगा, ये हमें फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। और डिस्टेंस यानी s की जगह क्या आएगा, टोटल a से लेके c तक का फासला, और वो टोटल हाइट है, यहाँ h आ गया। और एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, यानी ये नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, ay इज इक्वल टू g। अब ये सारी वैल्यूज दोबारा से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करने लगे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2ay की जगह ay पुट कर दिया, ay की जगह g आ गया, s की जगह h आ गया, vf की जगह vc आ गया, vc का स्क्वायर बन गया, माइनस vi यहां पर भी 0 है। तो इस तरह से आपके पास vc का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2gh। अब ये v स्क्वायर की जो वैल्यू है इसे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट c इज इक्वल टू हाफ mvc का स्क्वायर। vc स्क्वायर की वैल्यू हमने वहां पुट की 2gh, 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास mgh आंसर आ गया। अब जरा गौर से देखिए, अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट और इस ग्राउंड लेवल पे जो पॉइंट है इसको कंपेयर करूं, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यानी mgh थी, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम यानी 0 थी। और बॉटम पॉइंट पे ग्राउंड लेवल पे जो पॉइंट है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी 0 हो चुकी है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी mgh हो गई है। यानी टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड लेवल पे आते आते सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम एक और पॉइंट समझना चाहते हैं, उसको भी वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या इन तीनों पॉइंट्स पे काइनेटिक और पोटेंशियल का सम सेम था। तो अब मैं इन तीनों की हेडिंग्स जो हम पहले लिख चुके हैं उसके नीचे टोटल एनर्जी जो है उसके भी एक एक पॉइंट लिखना शुरू कर देते हैं। जरा गौर से देखिएगा, वो जो पॉइंट ए वाली हेडिंग है उसके नीचे अब मैं एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन ऐड करने जा रहा हूं। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0, पोटेंशियल क्या थी, mgh। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, mgh। इसे इक्वेशन ए कह दें। इसी तरह अगर मैं पॉइंट बी की हेडिंग के नीचे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखूं टोटल एनर्जी वाली, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी किसके इक्वल आएगा, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, mgx। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh माइनस mgx। ये mgx माइनस और प्लस वाला आपस में कैंसिल हो गया, तो यहां भी हमारे पास सिर्फ क्या बचा, mgh। इसे आप इक्वेशन नंबर बी कह दें। इसी तरह अगर मैं पॉइंट सी की हेडिंग के नीचे एक्स्ट्रा इक्वेशन टोटल एनर्जी वाली ऐड करूं, तो वो आपके पास क्या आएगी, अगेन टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह यहां पर mgh आएगा और पोटेंशियल की जगह यहां 0 आएगा, दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या हो गया, mgh। इसे इक्वेशन नंबर सी कह दें। तो अब आप पूरी ऊपर वाली सारी डेरिवेशंस को गौर से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बॉडी को ड्रॉप किया गया और वो नीचे जमीन की तरफ बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, लेकिन इनका सम यानी पोटेंशियल और काइनेटिक का जो सम है ये हर पॉइंट पर सेम रहा, पॉइंट ए पर भी, पॉइंट बी पर भी, पॉइंट सी पर भी। सो हम कह सकते हैं एनर्जी can be transformed from one form to the other, but it can neither be created nor destroyed. This is the law of conservation of energy. यानी अभी तक जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है इस एग्जाम्पल की मदद से जो हमने की है, इसमें हमने साबित कर दिया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसी पूरी डेरिवेशन की बेस पर हम एक छोटा सा रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो वी कैन राइट, हम ये लिख सकते हैं दैट if body falls freely under the action of gravity,
देन लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। लेकिन एक बात गौर से अपने जहन में बिठा लें कि अभी तक हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो हवा की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसको इग्नोर किया हुआ था। इसीलिए अभी तक मैं हवा की भी बात नहीं कर रहा था और फ्रिक्शन की भी बात नहीं कर रहा था। अच्छा, अब हम ये रिजल्ट तो निकाल चुके हैं। आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो मोस्टली यहां तक ही पूछता है। वो आपसे ये कह सकता है कि प्रूव दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर बट टोटल एनर्जी रिमेन सेम। तो आप इस एग्जाम्पल की मदद से शुरू से लेके अब तक सारी डेरिवेशन कर देंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक और जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी बना सकते हैं। उसके लिए बेसिक रिजल्ट यही है जो हम यूज करेंगे, दैट लॉस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। लेकिन एग्जाम्पल को थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड कर लेते हैं। फर्ज करें कि बजाय इसके कि बॉडी को हमने पॉइंट 1 से या पॉइंट ए से हमने ड्रॉप किया, हम ये एज्यूम करते हैं कि बॉडी कहीं ऊपर से आ रहा था और आते आते वो 2 पॉइंट से गुजरा। एक था पॉइंट 1, वो थोड़ा सा हाइट पे था, और दूसरा लोअर पॉइंट 2, ये थोड़ा नीचे की तरफ था, इसकी हाइट जमीन से थोड़ी कम है। जब ये पॉइंट 1 से गुजर रहा था तो पॉइंट 1 से गुजरते हुए इसकी जो वेलोसिटी है, फर्ज कर लें वो v1 है, और जैसे ही ये पॉइंट 2 से गुजर रहा था तो इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। इसी तरह जब पॉइंट 1 से गुजर रहा था तो इसकी जमीन के लिहाज से जो हाइट थी वो h1 थी, और जब ये पॉइंट 2 से गुजर रहा था तो इसकी जमीन के लिहाज से हाइट क्या हो गई, h2। एक और इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक आते आते इसने जो डिस्टेंस फॉल किया है, जो डिस्टेंस कवर किया है, अगर मैं इसको डायग्राम के मुताबिक फाइंड करना चाहूं तो इसको मैं इस तरह से फाइंड कर सकता हूं। बड़ी हाइट h1, उसमें से छोटी हाइट h2 माइनस करें तो मेरे पास पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम डायग्राम में मेंशन कर लेते हैं। अब पॉइंट 1 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। डायग्राम के मुताबिक हम लिख सकते हैं mgh1, इसकी हाइट जमीन के लिहाज से h1 ली थी, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv1 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे स्पीड v1 थी। इसी तरह अगर पॉइंट 2 से गुजरते हुए हम इसको इमेजिन करें तो पॉइंट 2 से गुजरते हुए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh2, और यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv2 का स्क्वायर। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप गौर करें, पॉइंट 1 पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और पॉइंट 2 पर पोटेंशियल एनर्जी कम है। लेकिन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो चूंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे बॉडी फॉल करे तो उसकी वेलोसिटी में इजाफा होता है, तो हम यहां ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट 2 पर आते आते काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी थी और पॉइंट 1 पर काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली कम थी। अब हम वही जो रिजल्ट है उसके मुताबिक एक नई शक्ल में इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, यानी वो रिजल्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, दैट लॉस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेंशियल एनर्जी में कमी, राइट हैंड साइड पे काइनेटिक एनर्जी में इजाफा। एक और बात याद रखें कि चाहे लॉस निकालना है यानी कमी निकालनी है, चाहे इजाफा यानी इंक्रीज बताना है, हमेशा याद रखें कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। जब इजाफा या कमी बतानी है तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। इसको कट कर दीजिएगा। ओके, यहां से शुरू करेंगे। ओके, जो लॉस है, अगर मैं उस लॉस को फाइंड करना चाहूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, पोटेंशियल एनर्जी की बड़ी वैल्यू कहां पे थी, mgh1, इसमें से mgh2 को माइनस कर दिया। राइट हैंड साइड पे देखें, काइनेटिक एनर्जी की बड़ी वैल्यू कौन सी थी, हाफ mv2 का स्क्वायर, इसमें से आपने हाफ mv1 के स्क्वायर को माइनस कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड से mg कॉमन आ गया और ब्रैकेट के अंदर h1 माइनस h2, और राइट हैंड साइड पे हाफ m कॉमन आ गया और ब्रैकेट के अंदर v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। राइट, अब आप गौर करें, दोनों तरफ m कैंसिल हो गया और ये राइट हैंड साइड वाला जो 2 है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2g ब्रैकेट के अंदर h1 माइनस h2, और राइट हैंड साइड पे आपके पास v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बच गया।
अब ये जो v1 का स्क्वायर है इसे भी मैं दूसरी तरफ अगर ले जाऊं तो वहां जाकर ये ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास रीअरेंज करने पे v2 स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, v1 का स्क्वायर प्लस 2g ब्रैकेट के अंदर h1 माइनस h2। और अगर मैं v2 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लूंगा, तो आपके पास v2 किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर v1 का स्क्वायर प्लस 2g ब्रैकेट्स के अंदर h1 माइनस h2 सारे का स्क्वायर रूट। तो ये है velocity of that object while passing through point 2। जब ये पॉइंट 2 से गुजर रहा था तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी इतनी थी। ठीक है, अब इसके लिए देखें इस फॉर्मूला को यूज करने की कंडीशन क्या है। एक ही कंडीशन है कि जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होगा वो फ्री फॉल कर रहा होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से फॉल कर रहा है। और आपको क्या क्या कुछ पता होना चाहिए, यानी इनिशियल पॉइंट जो अपर पॉइंट है और जो लोअर पॉइंट है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस पता होना चाहिए। जरा गौर करें फॉर्मूला में h1 माइनस h2 क्या बता रहा है, डिस्टेंस फॉलन बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, यानी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आते हुए इस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस फॉल किया या जो डिस्टेंस कवर किया है, ये मैं साथ एरो लगा के आपको बता भी रहा हूं। इसी तरह v1 क्या था, v1 थी इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट अपर पॉइंट। जो अपर पॉइंट 1 था वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, ये है v1। यानी अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी यानी अपर पॉइंट की वेलोसिटी पता है और वो डिस्टेंस पता है कि अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक आते हुए उसने कितना डिस्टेंस फॉल किया है, तो आप लोअर पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इफ़ वी टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इस फॉर्मूला से हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए इस फॉर्मूला को मैं अलग से एक छोटे से बॉक्स में इसकी पूरी डेरिवेशन को अलग से हम हाईलाइट फॉर्म में लिख देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि ये न्यूमेरिकल्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। अब हम मूव करने लगे हैं फ्रिक्शन की तरफ, यानी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने हवा की बात नहीं की, हमने फ्रिक्शन की बात नहीं की। अब मैं एयर को भी कंसिडर करने जा रहा हूं और मैं ये भी कंसिडर करूंगा कि हवा कोई ना कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगा रही है। और केस को काफ़ी सिंपल हम करेंगे और एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेंगे जो काफ़ी सिंपल आपको लगेगा। फर्स्ट कर लें, अगेन हम क्या करते हैं, हम एक नई सिचुएशन इमेजिन करते हैं दोबारा से। अब यहाँ हवा भी है, यहाँ कोई इनिशियल पॉइंट है जिसकी ज़मीन के सरफेस से कोई ना कोई हाइट है, इस हाइट को मैंने h से जाहिर कर दिया। और यहाँ शुरू में इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी तो इसके पास है ही नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी होगी, mgh। तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, डायग्राम में पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप किसके इक्वल है, mgh के, और इसका टोटल जो डिस्टेंस है जमीन से वो h है। जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, जरा गौर करें, तो ये नीचे की तरफ रहा है लेकिन हवा इसको नीचे आने से रोकने की कोशिश कर रही है और ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रही है। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं स्मॉल f से जाहिर कर देता हूं। अब जरा सोचें कि नीचे तो ये आ रहा है, हवा इसको नीचे आने से रोक रही थी लेकिन ये फिर भी नीचे आ रहा है। ये नीचे क्यों आ रहा है, ये अपनी उसी पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके हवा की फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से ये मुसलसल नीचे आता जा रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसने एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क किया है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस पॉइंट की अच्छी समझ आ जाएगी अगर आप गौर से देखें। देखिए, हवा की फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रही है, राइट, और ये क्या कर रहा है जी, ये इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, अगर मैं इस वर्क की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, जरा गौर करें। वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस के। अब इसने टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड लेवल पे आते आते टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसने डिस्टेंस कवर किया है जी h। और फोर्स कौन सी थी, फोर्स थी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं यहां फोर्स की जगह स्मॉल f लिख दूंगा और डिस्टेंस की जगह h लिख दूंगा। लेकिन गौर कीजिएगा, अगर तो मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वर्क कैलकुलेट करूं तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, फिर एंगल कितना आएगा, 180 आएगा, और कॉस 180 की वजह से वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं ये एज्यूम करूं कि ये ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, यानी इस ऑब्जेक्ट ने वर्क किया, तो जाहिर बात है इस ऑब्जेक्ट ने नीचे की तरफ फोर्स लगा के वर्क किया होगा ना। यानी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की वजह से वर्क कैलकुलेट करूं और इसकी फोर्स को इमेजिन करूं, तो उसकी फोर्स नीचे की तरफ होगी और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, और फिर एंगल क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम कोई एक वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। जाहिर बात है जब एंगल 0 होगा, cos 0 1, और वर्क का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर नीचे वाली फोर्स की वजह से वर्क कैलकुलेट करें वो पॉजिटिव होगा, फ्रिक्शन की वजह से वर्क कैलकुलेट करें वो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इसके चक्कर में डलने से पहले हम सिर्फ वर्क की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझा देता हूं, आसानी के लिए ये बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा गौर करें, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन किसके इक्वल आ गया, या वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन या वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन किसके इक्वल आ गया। इसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इंटू डिस्टेंस h, सिर्फ FH को फिलहाल हम लिख लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव साइन की अभी थोड़ी देर में मैं बात बताता हूं, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब बॉटम पे आके इसके पास जो एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, जाहिर बात है इसकी हाइट तो 0 हो चुकी है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, कैनेटिक एनर्जी होगी। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ये लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू kinetic energy at bottom plus work done against friction। अब जरा गौर से सोचते जाए, लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप क्या आएगा, mgh। राइट हैंड साइड पे kinetic एनर्जी एट बॉटम को जनरलाइज फॉर्मूला की शक्ल में अगर मैं लिखूं, अगर मैं एज्यूम करूं कि बॉटम पे आते आते इसकी वेलोसिटी v हो चुकी थी, तो kinetic एनर्जी एट बॉटम की जगह आएगा हाफ mv का स्क्वायर प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन की जगह आएगा fh। अब जरा गौर करें, यहां FH पॉजिटिव लिखा गया है क्योंकि यहां पर जो ऑब्जेक्ट ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी का हिस्सा यूज किया है उसको हमने वर्क में शिफ्ट किया, और इसका मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट ने नीचे की तरफ फोर्स लगा के वर्क किया है, और ये वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो है इसको हम यहां पर पॉजिटिव साइन के साथ मेंशन करेंगे। जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि नीचे की तरफ फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, और ये वाला वर्क जो है अगर हम इस फोर्स के लिहाज से देखें तो वो कितना आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और इसको समझने के लिए एक आसान सा तरीका है कि देखिए मेरे पास 20 रुपए है, फर्ज कर लें 15 रुपए एक जगह यूज हो गए, मैंने कोई फर्ज कर लें कोई बिस्किट परचेज कर लिया, और 5 रुपए एक दूसरी जगह यूज हो गए। यहां भी ऐसा ही है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितनी थी, जो भी थी उसकी वैल्यू भी फर्ज कर लें हम 20 एज्यूम कर लेते हैं, 20 जूल्स। बॉटम पे आके मेरे पास कैनेटिक एनर्जी जो मुझे मिली वो कितनी थी, 15 जूल्स फर्ज कर लें। तो बाकी 5 जूल कहां गई, जाहिर बात है वो हवा के अगेंस्ट वर्क करने में इस्तेमाल हो गई, ये सेकेंड टर्म में। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर आपसे फ्रिक्शन वाला इफेक्ट पूछा जाएगा तो आप इसी तरह फाइनल इक्वेशन लिख देंगे, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस fh। ये है हमारी फाइनल इक्वेशन एंड दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें।